बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना और मेरी साथी होस्ट शहरबानो अवान निजी मसरूफियात की बिना पर चंद दिन की रुख्सत पे हैं। उनकी गैर मौजूदगी में मेज़बानी के फ़राइज़ मैं अकेला सर अंजाम दे रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ कहीं होंगे खुश होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे, जिस हाल में रहें परवरदिगार का शुक्र अदा करें और अपने दिन का आगाज़ हमेशा मुस्बत और अच्छी सोच के साथ करें। और जो लोग साहब इस्तात हैं उनसे खुसूसी दरख्वास्त है कि वो लोग जो माशरे में पीछे रह गए, जो उनसे नीचे हैं, उनका ख़ास ख्याल रखें, उनको अपलिफ्ट करने में उनकी मदद करें। और यकीनन मदद करना हुस्न इखलाक ही जो आपका किरदार है, जो आपकी असल खूबसूरती है, उसको बढ़ाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आजकल का मौसम पाकिस्तान की खूबसूरती को बढ़ा रहा है। तो हम आज प्रोग्राम के आगाज़ में पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन इलाके गिलगित बल्तिस्तान की सहर अंगेज़ वादियों में आपको ले चलते हैं, जहाँ मौसम ख़ज़ां ने अपना रंग जमाना शुरू कर दिया है। पुराने पत्ते झड़ते झड़ रहे हैं ताकि ताज़ा पत्तों के लिए जगह बन सके। हुंजा और निगर के बालाई इलाकों में ख़ज़ा के मौसम की एक अलग ही खूबसूरती और दिलकशी होती है, जिससे लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए दुनिया भर से सयाह यहाँ का रुख करते हैं। इस वक्त इन बुलंद पहाड़ी सिलसिलों में घिरे इलाकों में दरख्तों और पौधों ने जर्द लिबास ओढ़ लिया है, जिससे इलाके का हुस्न दुबाला हो गया है। यहाँ पर गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान पतझड़ के मौसम में सयाहों की आमद में भी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से होटल इंडस्ट्री ने बहुत तरक्की कर ली है और जगह जगह होटल खुल गए हैं जिनमें हर वक्त सयाहों की आमदरफ दिखने में आती है। हुंजा और निगर आने वाले सयाहों का पहला पड़ाव राकापोशी व्यू पॉइंट होता है, जहां खूबसूरत चोटी के नज़ारों के साथ साथ मौसम ख़ज़ां के दिलकश मनाजिर सयाहों को यहाँ रुकने पर मजबूर कर देते हैं। सयाहों की अक्सरियत वादी हुंजा का रुख करती है, जहाँ बदलते मौसम के नज़ारों के साथ यहाँ की सकाफत और कुदरती हुस्न भी इनका मुंतज़िर होता है। गिलगित बल्तिस्तान की इन हसीन वादियों में सयाहत के फ़रोग की एक वजह यह भी है कि ये इलाका ना सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि एशिया की सतह पर भी पुरअमन तरीन इलाका बन चुका है। हुकूमत ने गैर मुल्की सयाहों की NOC की शर्त खत्म कर दी है और सरहदी इलाकों तक सयाहों की रसाई आसान बना दी गई है, जबकि जगह जगह चेक पोस्टों पर सयाहों की रजिस्ट्रेशन का सिलसिला भी ख़त्म कर दिया गया है। तो ये एक बड़ा ही अच्छा इक़दाम है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कि सयाहों को इस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है, बिलखुसूस गैर मुल्की सयाहों को। और यकीनन जो टूरिज़म इंडस्ट्री है उसको फ़रोग मिलेगा। गैर मुल्की सयाह जब पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ का बिलखसूस रुख करते हैं, यहाँ की हसीन वादियों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, तो एक सॉफ्ट इमेज इंटरनेशनल अरीना पर भी पाकिस्तान का उभरता है। तो वो तमाम नाज़रीन जो अनकरीब अपना टूर प्लान कर रहे हैं, खैर वो चाहे गैर मुल्की सयाह हैं या चाहे वो अपने ही मुल्क के बासी हैं, तो हमारी तो फर्स्ट प्रायोरिटी, हमारी जो रिकमेंडेशन है आप सबको वो यही है कि पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ और बिलखसूस गिलगित बल्तिस्तान का रुख करें और वहाँ की हसीन वादियों से, वहाँ के हसीन और दिलफरेब मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हों। तो जी ये तो आज की अच्छी बात मुल्क खुदादाद पाकिस्तान से मुतल्लिक थी। और अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसमें तब्दीलियाँ आ रही हैं। अमन दुश्मनों और मुआशी दहशत गर्दों के खिलाफ सियासी और अस्करी क़यादत क्या फैसले करने जा रही है? गैस और बिजली महंगी होने के बाद महंगाई में कितना इजाफा हो रहा है? मईशत की गाड़ी किस रफ्तार से चल रही है? खेलों के मैदान में पाकिस्तानी परचम किस बुलंदी पर है और आलमी हालात क्या मंजरकशी कर रहे हैं, उस पर एक नज़र डालते हैं। ला कानूनियत के खिलाफ रियासत ने डंडा उठा लिया। हुकूमती और अस्करी क़यादत ने इनकलाबी फैसले कर लिए। अमन दुश्मन हो या मुआशी दहशतगर्द, किसी को नहीं छोड़ेंगे। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को यकुम नवंबर तक पाकिस्तान से निकलने का अल्टीमेटम। बड़ी अदालत में बड़ी समात, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की दूसरी समात। मोअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान के तंदो तेज और चुपते सवालात से वकला परेशान। आइंदा पीर को होने वाली समात के बाद केस का फैसला आने का इम्कान। नवाज शरीफ की वापसी की हिकमत अमली तय। लीगी कायद हिफाजती जमानत लेकर पाकिस्तान आएंगे और अदालत में सरेंडर करेंगे। राना सनाउल्लाह ने आइंदा इलेक्शन में कामयाबी और नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वजीर आजम बनाने का दावा कर दिया। आम इंतखाबात की तैयारियां, हल्का बंदियां कम होने पर सियासी जमातों ने इलेक्शन कमीशन पर सियासी इंजीनियरिंग का इल्जाम लगा दिया। सिंध में GDA, JUIFA और MQM ने निगरान हुकूमत से लेवल प्लेइंग फील्ड मांग ली। IMF के बाद वर्ल्ड बैंक का भी पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। आलमी बैंक का टैक्सों में छूट कम करने और रेवेन्यू बढ़ाने पर जोर। रिटेल, ज़राअत और प्रॉपर्टी सेक्टर में टैक्स वसूली के लिए इस्लाहात का भी मुतालबा। दुनियाई क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग, काउंटडाउन जारी, सिर्फ चंद घंटे बाकी। वार्म अप मैच में शाहीनों को कीवीज के बाद कैंगरू से भी शिकस्त का सामना। कौमी टीम वर्ल्ड कप का पहला मैच 6 अक्टूबर को नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगी।
ये है जी आज की टॉप स्टोरीज। और अब बड़ी खबर की जानिब बढ़ते हैं। तो अदालती एक्ट ने से मुतल्लिक मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में दूसरी समाअत हुई है और दूसरा मामला हल्का बंदियों का है, जो 272 से कम होकर 266 हो गई हैं, जिस पर सियासी जमातों ने अब इलेक्शन कमीशन पर सियासी इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम लगा दिया है। फिर ये भी मामला इंतहाई अहमियत का हामिल है कि नवाज शरीफ तकरीबन 4 साल की खुद साख्ता जिला वतनी ख़त्म करके 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं। इस हवाले से क्या तैयारियां चल रही हैं नून लीग की जानिब से आइंदा इलेक्शन जीतने और नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाने के दावे किए जा रहे हैं। बयानिए से मुतल्लिक लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि नवाज शरीफ का 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर खिताब ही नून लीग का बयानिया होगा और इस किताब में नवाज शरीफ माजी, हाल और मुस्तकबिल की पॉलिसी देंगे। इसके साथ साथ इंतहाई अहम मामला ये कि गुज़िश्ता रोज़ एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें सियासी और अस्करी क़यादत की जानिब से इनकलाबी फैसले सामने आए हैं। इजलास में स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, लाक़ानूनियत और जत्थों की ताकत ख़त्म करने का हतमी फैसला कर लिया गया है। इजलास के बाद ये ऐलान किया गया है कि अमन के दुश्मन हो या मुआशी दहशतगर्द, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को भी मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया है और 1 नवंबर की डेडलाइन दी जा चुकी है। 2 टोक अल्फाज में वाज़े किया गया है कि 1 नवंबर से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के कारोबार बंद और जायदादें जब्त कर ली जाएंगी। इन तमाम मामलात पर तज्जिया ले लेते हैं। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार आमिर इलियास राना साहब मौजूद हैं। राना साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप सर? बिल्कुल शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। राना साहब, हम सवाल है जी कि रियासत पाकिस्तान ने लाकानूनियत को जड़ से उखाड़ने का अब हतमी फैसला कर लिया है। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी भी अपनाई जा रही है। ये फैसले कितने इनकलाबी साबित हो सकते हैं? आपने अभी स्टार्ट में जो बात की ना, मुझे अजीब सा लगा कि वो सियासी जमातों का एतराज कि कौमी असम्बली की 342 की बजाय 336 सीटें हो गई। तो ये तो आईनी तरमीम खुद कौमी असम्बली ने की थी कि फाटा की 6 सीटें कम कर दी गई थी, क्योंकि फाटा अब एक्स फाटा हो गया और मर्ज हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो इलेक्शन कमीशन ने तो कोई काम नहीं किया, ये तो उन्होंने किया है। हल्का बंदियों के डिस्ट्रिक्ट वाइज चेंज सूबों के अंदर तो हो सकते हैं और वो कर दिए गए हैं कि कहीं जो आबादी का एक रखा जाता है कि इतनी आबादी होनी है और इतने हल्के होंगे, तो उस हिसाब से तकसीम हो गई। अब आप आ जाए लाकानूनियत के खात्मे के सवाल के ऊपर, तो बात सिंपल सी है। हमने बहुत ऐलान, दावे, वादे देखे हैं, अमल कितना होता है यही होगा इस एक्शन प्लान वाली कल वाली मीटिंग का। नेशनल एक्शन प्लान 2015 में चौधरी निसार वजीर दाखिला थे, नवाज शरीफ वजीर आजम थे, तब बनाया गया था और उसके अंदर नेक्टा को फाल करने का कहा गया। नेक्टा के फाल चीफ हैं आजकल, राय ताहिर भी मौजूद हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ इंटेलिजेंस एजेंसियों के आपस की कोऑर्डिनेशन हमेशा थोड़ी सी कमी रहती है, जिसकी वजह से जिनके खिलाफ एक्शन होते हैं उनको फायदा हो जाता है। और ये एक्शन से मुराद दहशतगर्दों की मैं बारे में नहीं बात कर रहा, ये है जो जखीरा अंदोजी है, जो स्मगलिंग है, इनके बारे में कोऑर्डिनेशन के अंदर चूंकि लोग फायदा उठाते हैं। इसी बुनियाद पे आर्मी चीफ ने यह भी ऐलान किया कि अगर कोई फौजी, हाजिर सर्विस अफसर या सिपाही इसमें मुलविस हुआ तो उसका कोर्ट मार्शल किया जाएगा। बिल्कुल। इस बुनियाद पे मैंने ये बात कही कि ये चूंकि कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट्स में कमी रहती है तो स्मगलिंग जारी रहती है। अब ईरान से माल आता है और कुछ यहाँ आ जाता है, कुछ अफगानिस्तान, हमारे यहाँ से बेपनाह माल जाता है। एक मुल्क हम बगैर टैक्स लिए दिए चला रहे हैं कि वहां पे गंदम भी हम पहुंचाएंगे, आटा भी हम पहुंचाएंगे, चीनी भी हम पहुंचाएंगे। हमसे मुराद वो माफिया है जिसको सिर्फ फायदा होता है। फ्लोर मिल मालकान का अपना एक पूरा माफिया बना हुआ है जो इस मामले में आता है। चीनी है, चावल है, जो चीज भी है, अफगानिस्तान को आखिर कितनी आती है। फिर अफगान ट्रांजिट ट्रेड है जिसके नाम पे जो इधर हम ड्यूटियां लगाते हैं वहां पे वो ड्यूटी फ्री आता है, कागजों में जाए या वो खचरों पे लद के वापस आए, सामान हमारे पास आता है और मार्केट हमारी खराब होती है। डॉलर की भी इसी बुनियाद पे उनके लिए जरूरत पड़ती है। ये वो चीजें हैं जिसने मजबूर किया कि नेशनल एक्शन प्लान के अंदर अब वो चीजें जो रिवायती तौर पे नहीं छेड़ी जाती थी, कि जैसे पुराना सिस्टम था तोरखम से कंधार के उधर चमन के बॉर्डर से आप लोगों को आते जाते हैं, तो अब पासपोर्ट ही बुनियाद बनेगी, वीजा ही बुनियाद बनेगा लोगों की क्रॉसिंग का। क्योंकि हमारे यहाँ तो फिर यहाँ लोग बहुत बैठे हैं ना, एकदम कह देते हैं जी तो हमारे खानदान के लोग हैं, पश्तून है। भाई कौन कहता है पश्तून नहीं है? राना साहब, वैसे लेकिन वो आर्मी का तो सर अपना एक तरीका कार है अकाउंटेबिलिटी का। अब जैसे कोर्ट मार्शल होंगे, ये इंडिया वाज़े तौर पर दिया जा चुका है, लेकिन ये कहिएगा कि उस वक्त की जो हुकूमत है, जो सिविलियन हुक्मरान हैं, वो भी इस निर्णय में आएंगे, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होगी सारे मामले पर।
नहीं देखें, जब अगर तो आप करने लगेंगे माजी से, तो फिर तो सारे हुक्मरान आएंगे और सारे फौजी जो वहां ड्यूटियों पे मौजूद थे, जो इंचार्ज थे, फिर तो उनको आपको पकड़ना पड़ेगा। असल इशू ये नहीं है, असल इशू ये है कि अगर स्टेट ने आज ये फैसला किया है और जब से ये एक्शन शुरू हो चुका हुआ है, ईरानी तेल की स्मगलिंग पाकिस्तान के अंदर, यहां से अफगानिस्तान माल जाना, तो फिर पकड़े। उसके अंदर जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, इनके मावरत हैं, करते हैं, सहूलतकार हैं, उन सबको फिर चाहे कोई हो, उसमें हुक्मरान हो, उसमें कोई इंतजामी एजेंसियों के लोग हों, वो इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग हों, वो बॉर्डर पे मौजूद लोग हों, कोई भी हो, फिर इसमें ये तखसीस नहीं हो सकती। इसीलिए ये ऐलान पहले किया गया, बता दिया गया कि लोगों के जहन में आता है कि जी देखें जी, ये जो लोग हैं इनको तो नहीं छेड़ते और आम आदमी को पकड़ लेते। नहीं, आम आदमी रोजगार कमा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे वो अफगानिस्तान माल भेज रहे हैं, ट्रक चला रहा है, या बलूचिस्तान में अब कोयटा उधर से ईरान से माल आता है और सारे पाकिस्तान में पहुंचता है, तो सहूलतकार उस सेंस में है। लेकिन असल इशू ये है कि माल आर और पार कैसे हो रहा है। सबसे पहली सख्ती इस बुनियाद पे होनी है, फेंसिंग हो चुकी हुई है, फेंसिंग तोड़ता कौन है, रोकता कौन है, यही स्टेट का काम है कि जब ड्यूटी लगा रहे हैं और पैसे लें तो उसी बॉर्डर को रियासती रेट जो है वो बाकायदा तौर पर कायम होनी चाहिए। राना साहब, दूसरी जानिब जो ये फैसला किया गया कि गैर मुल्की पाकिस्तानी अब 1 नवंबर तक जो है वो जा सकते हैं इस मुल्क से, तो इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? कितना जरूरी था ये फैसला? देखिए, ये फैसला तो पहले दिन से दुनिया में कोई भी शख्स ये नहीं कहेगा कि कोई गैर मुल्की हो और वो गैर कानूनी तौर पे रह रहा हो और उसको वापस ना भेजा जाए। अब है 2-3 चीजें हैं कि कुछ लोग हैं जो तालिबान की जब हुकूमत वहां पे आई है 15 अगस्त 2021 को, उसके बाद यहाँ आए हैं, बहुत सारे कई लाख लोग आए हैं, कई लाख लोग पहले से आते जाते रहते हैं। कुछ हैं जिनको स्टेटस है यूएन के साथ अफगान महाजरीन का। अब उनके लिए आपको आलमी इदारों के साथ ताउन करना पड़ता है। ज़ाहिर है यही ऐलान किया गया है कि जो गैर कानूनी तौर पे मुकीम है, तो जिनके पास परमिट होगा, जिनके पास वीज़ा होगा, जिनके पास कारोबार करने की यहाँ पे कानूनी तौर पे इजाज़त होगी, तो उन्हें तो नहीं छेड़ा जाएगा। हाँ, इब्तदा में ज़रूर लोग पकड़े जाएंगे जब 1 नवंबर से ये चेकिंग शुरू होगी। आपको पता है हम सब एक दूसरे के मुखालफत में मुखबरी करने के भी मास्टर होते हैं। दुरुस्त करें ना करें, अपने मुखालिफ के कारोबार को ख़राब करने के लिए करते हैं, तो उसके अंदर स्टार्ट में शिकायत हमें आएंगी, लेकिन ज़ाहिर है जांच पड़ताल होगी, लोग पकड़े जाएंगे, छोड़े जाएंगे। लेकिन असल इशू ये है कि जिन लोगों के खिलाफ एक्शन है, जाहिर है कि इतने दिनों में बहुत सारा कुछ इकट्ठा भी हुआ है, उनकी चीज़ें, डाटा इंटेलिजेंस इदारों के पास भी मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट कमेटियों के पास भी चले गए हैं, तो वो एक्शन मरबूत होना चाहिए। अब वो चीखें पुकारें, कुछ भी करें, उनको ये 28 दिन इसलिए दिए गए और आज से 27 दिन रह गए कि आप अपने आप को रेगुलेट कर लें। अगर तो आप कानून में नहीं है और कानून का दायरा इख्तियार ले सकते हैं, यानी वीजा ले लें, परमिट ले लें, कारोबार की इजाजत ले लें, तो ठीक है। अदरवाइज गैर कानूनी तरीके से कोई भी पाकिस्तान में नहीं रह सकता। ये बिल्कुल बड़ा अहम फैसला है। एक और अहम नुक्ता है, राना साहब, उस तरफ आते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से नई हल्काबंदियां की गई हैं। इस पर हम कुछ सियासी जमातों के एतराज़ात देखते हैं कि वो एतराज़ात उठा रही हैं, बिलखुसूस पीपल्स पार्टी JUIF, और सियासी इंजीनियरिंग जो है वो इस तरीक़ाकार को करार दिया जा रहा है। तो क्या सियासी जमातों का इलेक्शन कमीशन पर सियासी इंजीनियरिंग का ये इल्ज़ाम दुरुस्त है? देखें, जब कोई भी काम हो, अदालत में भी इवन कोई फैसला आए तो उसके एक फायदे में जाता है और एक नुकसान में जाता है, तो फिर लोग अपील करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कोई काम फाइनली खत्म नहीं कर दिया। उन्होंने जो हल्काबंदियां की हैं उस पर एतराज़ात मांग ली हैं, लोग एतराज़ात जमा करा रहे हैं, उनकी समाअत होंगी, फिर उनके फैसले होंगे, और 30 नवंबर को जब हतमी फहरिस्तें शाया कर दी जाल के बना दिए जाएंगे, तो आप बताएं कि क्या कोई अदालतें बंद हो गई हैं? इलेक्शन कमीशन अपनी फैसले के ऊपर खुद अपीलें सुन रहा है। 30 नवंबर के बाद पाकिस्तान की तमाम अदालतों में जिसका दिल करेगा हाई कोर्ट्स में जाके, सुप्रीम कोर्ट में जाके वो चैलेंज होंगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि 30 नवंबर को हल्का बंदियों के साथ ही पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात का शेड्यूल इलेक्शन कमीशन उसी दिन इशू कर देगा। अब वो 28 जनवरी है, वो 4 फरवरी है, वो अगला कौन सा उसके बाद का इतवार है जिसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान को सर्दी याद आ गई। यहाँ तो 3 फरवरी 1997 को भी इलेक्शन हुए हैं, यहाँ 18 एक और चीज को जरा क्लियर कीजिएगा, इसी मामले को लेकर एक और चीज को क्लियर कीजिएगा कि नई हल्का बंदियों, ये जो अभी हल्का बंदियां हुई हैं, इससे असेंबली की नशिस्तों पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसके लिए कोई, फिर अगर फर्क नहीं पड़ा तो कोई आईनी तरमीम भी दरकार नहीं है, तो इंतखाबात के रास्ते में तो कोई तकनीकी रुकावट तो नजर नहीं आती बज़ाहिर।
नहीं देखें, अब बहुत सारे लोग हों और वो कहेंगे जी इतने इतने ब्लंडर मारे हैं और वो हाई कोर्ट्स में जाएं, उसमें हुक्म इम्तनाई भी आते हैं और उसके अंदर फिर इलेक्शन कमीशन जवाब देगा, उसके फैसले होने होते हैं। उसको तो वो जब कभी भी हल्का बंदियां होती हैं ये क्वेश्चन उठता है। अब हल्का बंदियों से मुराद ये नहीं है कि जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली जितनी आइन में रख दी गई हैं वो मौजूद हैं। हाँ, जो सूबों के अंदर आबादी का इनखला एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे में हुआ है, उसकी बुनियाद पे विद इन दी प्रोविंस, ये बात ध्यान में रख लें, अगर सिंध है, पंजाब है, बलूचिस्तान है, केपी है, तो वो वहीं पे एक जिले से दूसरे में किसी में सीट कम हो गई और किसी में जाया हो गई। जो एक सूबे की मुतय्यन सीटें हैं कौमी असम्बली की और प्रोविंशियल असम्बली की, वो उतनी ही है। सिर्फ उनकी हदबंदी ये तब्दील हुई है कि सांगड़ से एक सीट बिलफर्ज कराची चली गई है, जामशोरों से कहीं और चली गई है, जेलम से कोई पिंडी में आ जाए। ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता कि वो पिंडी से निकल के तो वो केपी में चली जाएगी। वो नहीं हो रहा, क्योंकि उसके लिए आईनी तरमीम की जरूरत होती है कि ओवरऑल कौमी और सूबाई असम्बली की सीटों का इजाफा किया जाता है, क्योंकि आबादी तो बढ़ ही रही है, ज़ाहिर है कम होने की तरफ तो हम माशाल्लाह आते ही नहीं है। तो लिहाजा बढ़ने का ही होता है कि अगर बढ़ गई है, और इसीलिए हल्का बंदियों में जो वोटर्स की तादाद ज्यादा कर दी गई है, क्योंकि आईनी तरमीम करके जो बनती थी ज्यादा सीटें वो नहीं हो सकी। ये इन्हीं सीटों पे, इन्हीं सूबों के अंदर गुजारा किया जाएगा। राना साहब, अदालती एक्ट पर समाअत पीर तक के लिए मुलतवी की गई है और समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इंतहाई अहम और मानीखेज रिमार्क्स उन्होंने दिए। उन्होंने अदालती तारीख के जो मुतनाज़ा फैसले हैं वो याद करवाए। तो आपको क्या लगता है कि नजरिया ज़रूरत अब हमेशा के लिए दफन होने जा रहा है? अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए। चीफ जस्टिस साहब की ख्वाहिश है, वो अपने इख्तियारात को कोर्ट में तकसीम करना चाहते हैं। जैसे पार्लियामेंट ने कहा कि आप 3 जजेस यानी चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस बैठ के 184(3) के फैसले करें, और वो कह रहे हैं मुझे जाती तौर पे कोई इतराज नहीं है। आपको याद होगा कि कल एक सीनियर जज बार बार कह रहे थे कि नहीं, यहाँ पे टेन्योर है, रिटायरमेंट हो जाती है, तो फिर उन्होंने हंसते हुए कहा कि फिर मेरी रिटायरमेंट का इंतजार करेंगे। यानी कुछ जजेस की ये राय है कि ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट खुद फैसला करे, पार्लियामेंट को नहीं करना चाहिए, और कुछ जजेस की ये राय है कि नहीं ये ठीक एक्ट है। अब स्टे चुके हुआ है और 9 अक्टूबर को तवक्को यही है कि उस दिन इसका फैसला हो जाएगा, या ये कानून बरकरार रहेगा या ये कानून खत्म हो जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर अपने तय फैसला करते तो फिर नया चीफ जस्टिस आके फिर फैसला कर सकता है। अगर इस कानून को अप होल्ड कर देती है सुप्रीम कोर्ट के ये ठीक है और इसके अंदर इख्तियारात को तकसीम किया गया, कम नहीं किए गए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के अंदर कोई इंतजामी मुदाखलत नहीं हुई है, बल्कि पार्लियामेंट ने ये कहा है कि कोई एक शख्स रोस्टर ना बनाए। जो अहम मामलात हैं उसमें ये 3 रुकन जो सीनियर 3 हों, जिसमें चीफ जस्टिस हों, वो बैठ के फैसले करेंगे बेंच कौन सा होगा, 184(3) का सुओ मोटो कैसे होगा, आईनी पोजीशन होगी तो किस तरह बेंचेस होंगे। अब इसके ऊपर हमें और आपको देखना है। उन्होंने गुफ्तगू बहुत अच्छी की, उन्होंने माजी में जो सुओ मोटो लिए गए, उन्होंने पहले भी जिस दिन पहली समाअत थी उस दिन भी कहा कि $6.5 बिलियन की डज लगी रेकोडेक में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से। और फिर जब उसकी वो पार्टी दोबारा मना के लाए तो उन्होंने कहा हमें सुप्रीम कोर्ट से लिखवा के देंगे फिर हम काम शुरू करें, तो ना हो तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने याद किया कि उसको फिर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में, क्योंकि अपील का हक नहीं था उसके अंदर, तो वो करके एक रास्ता तो बनाया गया ना कि एक आप हतमी तौर पे फैसला बगैर किसी अपील का रास्ता दिए हुए सुप्रीम कोर्ट कर दे, या तो सुप्रीम कोर्ट एक स्टे करे और फिर वो मुतलका कोर्ट्स को भेज दे, फिर तो हो सकती थी बात कि जी आप सुन लें। बिल्कुल राना साहब, आप दुरुस्त फरमाएं। जैसे जैसे ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी, अदालती कार्रवाई जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, सूरत हाल यकीनन मजीद वाज़ेह होगी। एक आखिरी सवाल, बड़ा ही अहम नौयत का सवाल ये कि राना सनाउल्लाह की जानिब से कहा गया नवाज शरीफ अब 21 अक्टूबर को चूंकि वापस आ रहे हैं और मीनार पाकिस्तान पर जो खिताब करेंगे वही नून लीग का बयानिया भी होने जा रहा है, तो क्या लगता है ये बयानिया मज़ाहमती होगा या मफाहमती? ये एक मैसेज होगा उन सब के लिए जो नवाज शरीफ को वोट देना चाह रहे हैं, जिनको नवाज शरीफ अपनी तरफ रागिब करना चाह रहे हैं। वो पहले हमेशा डेवलपमेंट के मंसूबे अनाउंस करते रहे हैं, उन पे अमल दरामद करते रहे हैं। इस दफ़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, यहाँ पे इंडस्ट्री फरोग नहीं पाएगी, तो आपकी एक्सपोर्ट नहीं होगी, तो डॉलर भी नहीं आएंगे, क्योंकि कर्जे के ऊपर आप कब तक जिएंगे वो अब आपके लिए सारे रास्ते खत्म हो चुके हैं। इमदाद आपको मिलती नहीं, रेमिटेंसेस हल है या आपकी अपनी एक्सपोर्ट हल है, जो पायदार हल है।
इस बुनियाद पे वो बात करेंगे। उन्होंने जिस दिन तकरीर की थी और हमारे सारे मीडिया ने उठाया और कि जी शहबाज शरीफ चले गए, मैसेज ले गए कि जी ये ना करें, वो ना करें। वो राना सनाउल्लाह ने कल काफ़ी हद तक क्लियर भी किया। नवाज शरीफ का मेरा तो सवाल ये है कि जब उन्होंने गुजरांवाला में तकरीर की और फिर उस दिन की, जी। उसके बाद उन्होंने कितनी दफ़ा अपने मुंह से जनरल बाजवा साहब का और जनरल फैज़ हमीद साहब के नाम लिए थे? नहीं लिए। ये हम और आप रोज़ बहस करते हैं, उसके अंदर फिर चाय की प्याली में तूफान लाते हैं। ज़ाहिर है कि अगर वो इक़्तिदार में आते हैं, फिर वो फैसले जो करेंगे, वो उस वक़्त जांचा जाएगा। वो कोई यहाँ पे फतह करने नहीं आ रहे इस सेंस में कि जी मैंने इनको सजा देनी है। वो अपना बयानिया ज़रूर देंगे कि पाकिस्तान को नुकसान किन चीज़ों से हुआ। वो 17 और 18 के ऊपर रुकेंगे कि हम जब तरक्की कर रहे थे तो रिजीम चेंज का ऑपरेशन किया तो नुकसान हुआ, और ये आज तो नुकसान वाज़ेह हो चुका है, उसमें तो कोई शक ही नहीं रहा। तो वो अगला रोड मैप क्या देते हैं, उनके वोटर उसके ऊपर जो नाराज़ हुआ है शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट पे, पीपल्स पार्टी और पीडीएम की गवर्नमेंट पे कि महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है, जिससे हर आदमी मुतासिर हुआ है, उसके लोगों के लिए क्या वो उम्मीद की कोई किरण बनती है उनके आने से और होप बनती है? वही उनका बयानिया होगा और वही उनके इक़्तिदार में आने का जी, फैसला करेगा बिल्कुल। कि वो और अपने आम जैसा कि आप पाकिस्तानी फरमा तक रहे हैं कि कैसे नवाज पहुँचते हैं। शरीफ अब आवाम के लिए उम्मीद की किरण बनकर आ रहे हैं, और जो वो खिताब करेंगे, जलसे से जो खिताब करेंगे, वो बेसिकली आइंदा का लाहेअमल बताएंगे, एक नया रोड मैप बताएंगे। तो देखते हैं जी कि सूरत हाल किस जानिब जाती है। बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब, आपने सुनो पाक दिया और जो सूरत हाल है इस वक्त सियासी मजमूई तौर पर उस पर अपना तजिया पेश किया। तो नाजरीन, अभी हम लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे मजीद दिलचस्प स्टोरीज के साथ। तो आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। तो इस जदीद दौर में हम देख रहे हैं कि जी मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी को आसान बना दिया है। हम यहाँ बैठकर दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी को भी देख सकते हैं, कनेक्टिविटी बढ़ा दी है, हमारा नॉलेज जो है वो बढ़ रहा है यकीनन, और इन्फॉर्मेशन हम ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन से। तो जहाँ पर मोबाइल फ़ोन ने हमारी ज़िंदगियों को आसान बनाया, वहाँ पर दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हमारे सामने आना शुरू हुए हैं। बिलखसूस मैं तो खुद आई विटनेस हूँ कि कई घरानों में हमने ये देखा है कि जब छोटा बच्चा रोता है तो पेरेंट्स उसको चुप कराने के लिए मोबाइल फ़ोन दे देते हैं, और फिर वो बच्चा कई कई घंटे उस फ़ोन में मसरूफ़ रहता है, और उस फ़ोन की वजह से उस बच्चे की सेहत पर क्या मुज़र असरात मुरतब हो रहे हैं, और क्या ये मोबाइल फ़ोन इतनी उम्र में बच्चे को देना सही है, और क्या ये बच्चा इसका एक आदी बन सकता है, इसके क्या असरात लेटर ऑन लाइफ पे असरअंदाज हो सकते हैं। इस तमाम सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब। जावेद साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, कैसे आप? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ। जावेद शुक्रिया। साहब, आप भी यकीनन आई विटनेस होंगे सारी सूरत हाल का। क्या आप देखते हैं कि हम कई घरों में जो है वो बच्चे जब रोते हैं तो उनको मोबाइल फ़ोन दे देते हैं चुप करवाने के लिए, तो ये इसके क्या असरात सर मुरतब होते हैं बच्चे की सेहत पर? इस हवाले से हम जानना चाहेंगे। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने शुरू में ये कहा था कि टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत आसानियाँ पहुँचाई हैं। जी। हमें ये समझना चाहिए कि आसानियों और सुख में बड़ा फ़र्क है। आसानी सुख का मुतबादिल नहीं है। टेक्नोलॉजी ने हमें आसानियाँ तो पहुँचाई हैं, लेकिन साथ दुखी भी कर दिया है। जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक है, देखिए जिस एज में, यानी हम बात कर रहे हैं 7 साल से कम उम्र के बच्चों की, हुँ। इन बच्चों की जो ज़हनी डेवलपमेंट है, उसमें जो सबसे अहम चीज़ है, वो उनके तजुर्बात हैं, जो आउटर एनवायरनमेंट के साथ होते हैं। लोगों से मिलना, फितरत के करीब रहना, इसके अलावा उनके अंदर जो सवालात जन्म लेते हैं, उनके जवाबात देना, मुख्तलिफ लोगों से मिलकर मुख्तलिफ जगहों को देखना, मुख्तलिफ चीज़ों और मुख्तलिफ तजुर्बात में से गुजरना, ये है वो तरबियत का अमल जो बच्चों में होता है 7 साल से पहले पहले के यानी वक्त में। और उसके बाद सारी जिंदगी वो जो पैटर्न बन जाता है, उस पैटर्न पर ये बच्चे जिंदगी गुजारते हैं। अगर हम 7 साल की उम्र तक उनके तमाम तजुर्बात को कुदरती तजुर्बात रखेंगे, तो उनकी डेवलपमेंट और उनके किरदार की तश्कील कुदरती तौर पर होगी। अगर हम 7 साल से पहले उनको साइबर एनवायरनमेंट या आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट दे देंगे, तो उससे उनका फितरत के साथ, लोगों के साथ और रिश्तों की अहमियत उनके दिल में डेवलप नहीं होगी। और ये इतनी खतरनाक बात है कि मैंने एक दफा अपनी एक वीडियो में कहा था कि अगर आपके पास चॉइस हो कि आप अपने बच्चे के हाथ पर एक अंगारा रख दें और दूसरी चॉइस हो मोबाइल रख दें, तो आप अंगारा प्रेफर कर लीजिए, क्योंकि उससे कम नुकसान होगा। तो ये बात तो अब बिल्कुल तय हो गई है कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे को मोबाइल एंटरटेनमेंट के लिए देना ये बहुत खतरनाक है, और उसके जरिए से जो अनफिल्टर्ड डाटा उसको मिलता है
वो उसके दिमाग की नशो नुमा के लिए बहुत नुकसानदेह है। डॉक्टर साहब, 7 साल से कम उम्र बच्चे को मोबाइल फ़ोन नहीं देना चाहिए, तो कौन सी आदत ऐसी हैं जिससे पेरेंट्स को ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अब ये जो बच्चा है इसको इस चीज़ की लत लग गई है? जी बिल्कुल, अगर बच्चा जो है ज़िद करने लग जाए, बच्चा रोने लग जाए और वो कहे मैं खाना ही नहीं खाता अगर मोबाइल ना हो, अगर मोबाइल नहीं होगा तो मैं और शर्तें लगाना शुरू कर दे आपके साथ, हुँ, तो इसका मतलब ये है कि आपने मोबाइल के ज़रिए उसको मोबाइल का नशा डाल दिया है। और मोबाइल का नशा, स्क्रीन का नशा बिल्कुल वैसे ही है, जैसे किसी भी और नशा आवर चीज़ का, मसलन जी, ड्रग्स का नशा है। ये बिल्कुल उसी तरह से है, हमारे अंदर जो कीमियाई निज़ाम है, उस पे कोई भी नशा एक ही तरह से अमल करता है और वो हमारे जिस्म के अंदर एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसे डोपामीन कहते हैं। जी, जी, अगर कोई शख्स जो है वो एक सिगरेट का कश लगाता है और उसको जो एक हाई महसूस होता है, इसी तरीके से जब वो एक वीडियो गेम मुसलसल खेल के कुछ लोगों को एक ही फायर से 10 लोगों को मार देता है, तो उसके अंदर भी उतना ही डोपामीन प्रोड्यूस होता है। और डोपामीन की ये खासियत है कि जिन रिसेप्टर्स पर वो जाकर लगता है, वो रिसेप्टर इन्फ्लेट होते रहते हैं, यानी ये कि उनका साइज बढ़ता रहता है। हुँ, तो जितनी डोपामीन की मिकदार से आपको एक तसल्ली और सुकून मिलता है या नशा मिलता है, वो कुछ अरसे के बाद वो मिकदार कम पड़ जाती है और अब आपको ज्यादा चाहिए होता है। आप बच्चों बिल्कुल। को छोड़िए, एडल्ट्स को देख लीजिए कि जब वो स्क्रीन के आदी हो जाते हैं तो बिला वजह बगैर जरूरत के वो मोबाइल उठाकर उसको खोलना शुरू कर देते हैं और स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। और अगर वो थोड़ी देर के लिए ऐसा ना करें तो उनके अंदर एक बेचैनी पैदा हो जाती है और उनको एक तकलीफ दह सूरत हाल पैदा हो जाती है। अब इस सिलसिले में वालिदैन से ये गुजारिश है कि अगर आप उनको मोबाइल नहीं देंगे तो उसके मुतबादिल एक्टिविटीज उनके लिए क्रिएट करनी डॉक्टर पड़ेगी। साहब, हम और यकीनन वो ये वे है कि फॉरवर्ड जो बच्चों है के वो भी साथ डिस्कस करेंगे कि इस चीज़ से कैसे बचा जा सकता है, लेकिन उससे पहले एक और सवाल ये है कि जो पेरेंट्स ऑब्वियसली अभी ये सेगमेंट देख रहे हैं, उनको ये भी बता दीजिए कि वही बच्चा जिसको आपने 7 साल से कम उम्र में ही मोबाइल देना शुरू कर दिया है, तो लेटर ऑन उसकी लाइफ पर उसका क्या असर पड़ने वाला है? वो किस तरह से आगे जाके बिहेव करने वाला है सोसाइटी में? ये देखिए ना, एक चीज होता है जिसे हम कहते हैं रिलेशंस, हुँ, और रिलेशन जिंदगी में बड़े अहम होते हैं। आपके बचपन के दोस्त, आपके अजीजो अकारिब, आपके रिश्तेदार, वो आपकी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा होते हैं। अगर आपको कोई तकलीफ होगी तो आप अपने चचा के पास जाएंगे, ताया के पास जाएंगे, स्कूल के बच्चे दोस्त जो था बचपन का उसके पास जाएंगे। लेकिन वो बच्चे जो मुसलसल मोबाइल के साथ रहते हैं उनको रिलेशंस में इन्वेस्ट करने की जरूरत महसूस नहीं होती। हुँ, वो लिंक्स को रिलेशनशिप समझना शुरू हो जाते हैं। उन्हें किसी के साथ दुख सुख करना है, उसकी बजाय उनकी आदत मोबाइल के ऊपर वीडियो गेम खेलने की बन जाएगी। तो वो मुआशरे से आहिस्ता आहिस्ता कट जाएंगे। जी, और ये बात अभी साइंस ने तहकीक के साथ साबित की है कि वो बच्चे जो बचपन के में बहुत ज्यादा मोबाइल के साथ रहते हैं, उनके अंदर अजीब साइकोलॉजिकल फिनोमेना, मसलन डिप्रेशन। डिप्रेशन बच्चों का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बिल्कुल, डिप्रेशन और इसी तरह उकताहट, बोर हो जाना। देखिए, बोर इंसान तब होता है कि जब वो काम की यकसानियत से उकता जाए। बिल्कुल। बच्चों के लिए तो कोई भी काम बोर होने के काबिल होता ही नहीं, क्योंकि वो तो मुसलसल कुछ ना कुछ करते रहते हाँ हैं। जी, छोटा 2 साल का बच्चा आप देखिए, वो पहले एनर्जी इतनी होती आपकी है। घड़ी को देखेगा, उसके बाद वो गिलास उठा के खेलने लग जाएगा, उसके बाद किसी बॉल से खेलने लग जाएगा, फिर कुछ और करने लग जाएगा। तो बच्चा मुसलसल कुछ ना कुछ कर रहा होता है, इसलिए उसमें बोर होने का तो कोई चांस ही नहीं है। लेकिन देखा गया है कि वो बच्चे जो इस तरह के पैटर्न से जिनकी डेवलपमेंट होती है, उनमें बोरियत, यकसानियत, एंजाइटी, डिप्रेशन, और आप हैरान होंगे कि बच्चों के अंदर चाइल्डहुड सुसाइड, यानी 10, 12, 13 साल की उम्र में सुइसाइडल टेंडेंसीज तक डेवलप हो जाती हैं, ओह! अगर इस तरह से परवरिश हो तो। तो डॉक्टर साहब, अब वे फॉरवर्ड बताया जाए तमाम माँ-बाप को भी और तमाम उन अफराद को भी बिलख़ुसूस के जिनके बच्चे अब आदी हो चुके हैं मोबाइल फ़ोन्स के, किस तरह से बच्चों को हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ लेकर आ सकते हैं? सबसे पहले तो मेहनत वालिदैन को अपने ऊपर करनी पड़ेगी ना। उन्हें खुद अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। घर में एक डिसिप्लिन हो कि मोबाइल का इस्तेमाल, फॉर एग्जाम्पल, 1 घंटा सुबह होगा, 1 घंटा शाम होगा, उसके दौरान हम व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों से बात कर लेंगे, कोई ईमेल आई वो सुन लेंगे। देखिए, मोबाइल का इस्तेमाल 2 तरीकों से अगर किया जाए तो ये एक जबरदस्त किस्म का टूल है हमारे हाथ में। एक तो है इंफॉर्मेशन के लिए और एक है कम्युनिकेशन के लिए। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा 7 साल से कम भी है, लेकिन उसके स्कूल का लेसन जो है वो मोबाइल के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, हुँ, टैब पर या लैपटॉप पर, मोबाइल पर,
तो ये वो जो टैब के जरिए से अपना लेसन हासिल कर रहा है, इसके जरिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये एक रीजनेबल, एक लॉजिकल इस्तेमाल है एक टेक्नोलॉजी का। लिहाजा घर के अंदर एक डिसिप्लिन मुकर्रर करना जरूरी है। अगर वालदा के हाथ में हर वक्त मोबाइल पकड़ा हुआ है और वालदा जो है उस पर गैर जरूरी एक्टिविटीज कर रही है, मतलब मुसलसल फेसबुक को स्क्रॉल किए जा रही है, मुसलसल व्हाट्सएप पे देखी जा रही है, तो ऐसी सूरत के अंदर नामुमकिन है कि आप बच्चों को इस चीज से रोक सकें। लिहाजा घर में एक डिसिप्लिन मुकर्रर करना जरूरी है कि जब खाना खा रहे होंगे तो किसी के हाथ में मोबाइल नहीं होगा। जब हम आपस में लाउंज में बैठ के सारे लोग बैठक में बैठ के एक दूसरे से बातें कर रहे होंगे तो कोई मोबाइल नहीं देखेगा। हाँ, ये टाइम मुकर्रर है, इस मुकर्रर टाइम में अब्बा जी भी उसके ऊपर अपनी ईमेल देखते हैं, अब्बा जी भी अपने काम की कोई एकेडमिक्स चीजें जो है वो करते हैं, या अब्बू जी भी जो है वो अपनी बहन से बातें करते हैं जो किसी मुल्क से बाहर रहती हैं, वगरना मोबाइल। तो घर में अगर हम डिसिप्लिन लगा देंगे और वालिदैन एक रोल मॉडल होंगे और माँ और बाप के हाथ में 24 घंटे बिल्कुल पेरेंट्स का रोल मॉडल होना बड़ा जरूरी है। जाते जाते जावेद साहब एक और बस मुख्तसर सा सवाल वो ये कि रियासत की भी जिम्मेदारी आयद होती है यूनाइटेड नेशंस की जानिब से। तो ये इल्तजा की गई है कि कई ममालिक जो हैं वो इस पर अमल दरामद भी कर रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो मुसरे सेहत हो सकती है 5 साल से 7 साल से कम उम्र बच्चों के लिए। तो इसके लिए स्टेट लेवल पे भी कोई पॉलिसी होनी चाहिए। देखिए, स्टेट की तो बात ना ही करें तो मुनासिब है, क्योंकि स्टेट की तो ये भी पॉलिसी होनी चाहिए कि मुल्क का तालीमी निज़ाम ठीक हो। स्टेट की तो ये भी पॉलिसी होनी चाहिए कि एक चीज जिसके अंदर मिलावट है और वो बाजार में बिक रही है उसको भी रोका जाना चाहिए। तो बहरहाल मैं इस मतलब बहुत मजीद तंजिया गुफ्तगू और मिसालें नहीं देना चाहता, लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि स्टेट की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। लेकिन ये बात बहुत दुख की है कि हमारी स्टेट की जो प्रायोरिटीज हैं उनके अंदर इस तरह के जो सोशल इश्यूज हैं वो प्रायोरिटीज में कहीं बहुत नीचे हैं। मसलन मैं आपको एक मिसाल बिल्कुल रियासत को भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए और उससे पहले हम सब पर एज एन इंडिविजुअल भी एक जिम्मेदारी आयद होती है, उसको भी बखूबी निभाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, आपने सुनने के लिए वक्त निकाला और बड़ा ही अहम मौजू था जिस पर आपने अपनी माहिराना राय पेश की। तो नाजरीन, मजीद इन्फॉर्मेशन आने वाले सेगमेंट्स में आपके साथ शेयर करेंगे। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी, बात करेंगे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में अपनी आवाज़ का जादू जगाने वाले गुलकार मसूद राना की, जिनकी आज 28वीं बरसी है। गो के मसूद राना साहब आज हमें मौजूद नहीं, लेकिन अपनी आवाज़ की सूरत में वो आज भी हमें जिंदा हैं। यहाँ पर हम शामिल करेंगे एक ब्रेक, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जानवरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद जानवरों को दरपेश मसाइल और उनके हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ शऊर बेदार करना है। 2023 में जानवरों के आलमी दिन का थीम ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल है और ये दिन जानवरों को कीमती जज्बाती मखलूक के तौर पर तस्लीम करता है, जो इंसानों की तरह ही एहतराम के मुस्तहिक़ हैं। प्यार, मोहब्बत, उनसियत और शफ़क़त फितरत में शामिल है। बाज़ औक़ात इंसानों और जानवरों की दोस्ती इतनी मिसाली साबित होती है कि जानवर अपने मालिक से मोहब्बत में अपनी जान से भी गुजर जाते हैं और इंसानों और जानवरों का साथ बहुत ही पुराना है। इंसानों को अपनी बका के लिए हमेशा ही इनके सहारे की ज़रूरत रही है। सफ़र, ग़ज़ा या तिजारत कुछ भी हो, इंसान का जानवर पर बड़ा ही इन्हिसार रहा है। जानवरों की अफादियत से किसी सूरत भी इनकार मुमकिन नहीं है। बहैसियत इंसान हमें जानवरों को बेहतरीन माहौल फराहम करने के साथ दोस्ती के रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। तो आज के दिन के हवाले से हमारी साथी एंकर शहरबानो शेख फैजी लाइन फॉर्म पहुंची हैं और वहां से एक खुसूसी सेगमेंट हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। तो ओवर टू यू शहरबानो। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आज हम वर्ल्ड एनिमल डे मना रहे हैं और हम मौजूद हैं इस वक्त शेरों के फॉर्म में और मेरे साथ मौजूद हैं शेरों के मालिक फैज़ी शेख। इनसे भी जानेंगे कि ये इतना बड़ा और इतना महंगा और इतना अनोखा जो मशगला इन्होंने चूज़ किया है, कैसे चूज़ किए, लेकिन इस दिन का मकसद क्या है। इस दिन का मकसद है जानवरों के हुकूक, उनको शऊर दिलाना, जानवरों के हुकूक के बारे में लोगों को बताना, उनकी मोहब्बत के बारे में बताना, उनके एहसास के बारे में बताना।
तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी मिसाल तो कोई थी नहीं हमारे पास, जो शेरों से मोहब्बत करके यहाँ बैठे हुए हैं। और हम देख सकते हैं कि कितना प्यार कर रहे हैं आप। और ये शेरों के बच्चे इस वक्त मौजूद हैं। मुझे इनसे खौफ आता है, इसलिए मैं ये कोशिश भी नहीं करी कि मेरे पास आए, लेकिन उसके बावजूद अब यहाँ पर आ गए हैं। तो मुझे ये बताएं कि फैजी साहब, कैसे आपका ये शौक़ किस तरह से पैदा हुआ? चीज़ों का, जो एनिमल्स का शौक़ होता है ना, ये बस बचपन से ही होता है। हाँ जी, तो ये आहिस्ता 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 बढ़ते बढ़ते फिर ये इस हद तक पहुँच जाता है कि इंसान शेर भी रख लेता है। ठीक है, तो कैसे, मतलब मुझे बताएं कि मैं जब से देख रही हूँ माशाल्लाह बहुत बड़ा फार्म है आपका। एक तो ये बताएं कितने शेर हैं? मेरे पास इस वक्त तकरीबन 23 शेर हैं अडल्ट। ओह, 23 जी, अडल्ट एंड टाइगर्स एंड डिफरेंट हाँ जी स्पीशीज। जी। तो दूसरा, कैसे पॉसिबल है इनको गोश्त खिलाना? और इनको तीन टाइम खाते हैं, 2 टाइम खाते हैं? नहीं, ये एक टाइम खाते हैं। एक टाइम इनको खाते हैं? हाँ जी, एक टाइम खाते हैं। और इनको जो है ना, हम हफ्ते में एक दिन यानी कि इनको भूखा भी रखते हैं। अच्छा, वो जी, क्यों? उसका फ़ायदा होता है क्योंकि अक्सर ये इनको यानी कि दूसरी कंट्रीज़ में, अफ्रीका में जो है ना, 3 टाइम्स अ वीक फीड करवाया जाता है। यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन इनको वहाँ पे फीड दी जाती है। ठीक है। तो हम तो फिर भी यानी कि डेली दे रहे हैं। फैजी शेख साहब, शेरों से प्यार करना, उनको पालना, ये बड़ा डिफरेंट सा एक हम अनोखा इम्तजाज देख रहे हैं मोहब्बत का, आपका और शेरों का। और बाकी लोग भी हैं जो भी शेर पाल रहे हैं। मुझे ये बताएं, बहुत सारे लोग जो एनिमल लवर हैं वो चाहते हैं कि हम अपने घरों में शेर रखें पेट के तौर पर। क्या आप उनको बताएंगे? और इनको ख़रीदना पड़ता है? इनका बाकायदा लाइसेंस होता है? क्या प्रोसेस है? देखिए, इसका लाइसेंस होता है। लाइसेंस शेर का लाइसेंस नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान में जो चीज़ पाई जाती है ना, उसका लाइसेंस होता है। ठीक है। ये पाकिस्तान में नहीं पाए जाते। ओके। कि जितने शेर वगैरह ये दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट किए हुए हैं। ठीक है। हाँ जी, तो फिर लेकिन इनका जो है ना, इनका हमें फार्म ये लाइसेंस ना, ब्रीडिंग फार्म का लाइसेंस लेना पड़ता है पाकिस्तान में इनको रखने के लिए। तो वो हमने यानी कि ये इसका लाइसेंस लिया हुआ है। उसके अलावा जो है, जिन लोगों ने रखना है या जो रखना चाहते हैं, उनको फिर ये है कि एक यानी कि इनको एक माहौल, जो अच्छा माहौल दे सकते हैं, जैसे एक बड़ा केज हो उनके लिए, हर चीज़ जो अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें ये रखना चाहिए। और उन्हें ही हम यहाँ प्रेफर पर करते देख रहे हैं जंगली शेर भी मौजूद हैं, तो उनको जंगल जैसा माहौल तो देना बड़ा मुश्किल होता है। नहीं, जंगली हैं लेकिन वो ये कैप्टिव हैं सब। ठीक है। हाँ जी, ये यानी कि बाय बर्थ ही ये केजेस में ही है। ये कोई ऐसे नहीं है कि जिन्हें कोई वाइल्ड से पकड़ा गया हो। अच्छा, अब ये बच्चे ज़रा अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, इनको मैं ज़रा छोड़ दूँ क्योंकि आप भी थोड़ी अनकंफर्टेबल हैं इसकी वजह से। बस मेरी तरफ ना आए। नहीं, आपकी तरफ नहीं आते। क्या बात है। अच्छा, शेर का बच्चा जो है वो बता रहा है कि मैं शेर का बच्चा हूँ, चल भी वैसे ही रहा है। इसका अपना एक प्राउड होता है। बहुत खूबसूरत है शेर के बच्चे, बट मैं दूर से देख सकती हूँ। ऑब्वियसली आई एम नॉट एनिमल लवर। जी। एनिमल लवर मीन मुझे एनिमल बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे फोबिया है, मैं हाथ नहीं लगा सकती। अच्छा, अब आप यानी कि आई हैं, आपने एनिमल्स देखे हैं, आप जैसे बता रही हैं आपको फोबिया है, तो आपको यानी कि क्या लगता है कि ये भी आप कंफर्टेबल हैं कि नहीं, या आके मैं आपको कोई बड़ा दिखाऊं? या आप चाह रहे हैं कि मैं किसी केज में जाऊं, किसी लॉयन और लॉयनस के? एग्जैक्टली। मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। नहीं, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, मैं आपको जाके दिखाता हूँ कि ये देखें, ये कंफर्टेबल है। चले देखते हैं। देख लें। चले, डन। आ जाए। जैसा कि आपको पता है, वर्ल्ड एनिमल डे हम मना रहे हैं आज शेरों के साथ। तो जो शेरों के डॉक्टर हैं उनके साथ मिलना बहुत ज़रूरी था। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अली। मैं बड़ी आपसे इम्प्रेस हूँ, या मैं क्या वर्ड इस्तेमाल करूँ, कैसे हिम्मत हुई आपकी कि आप ये प्रोफेशन चूज़ करें? एक तो डॉक्टर होना बहुत बड़ी बात है, उसके ऊपर से वेटनरी डॉक्टर होना, और उसके ऊपर से चूज़ करना कि मैं शेरों को संभालूंगा या शेरों को देखूंगा, ये कैसे पॉसिबल हुआ? जी, इसके लिए जैसे कि आपने कहा, एनिमल लवर होना बहुत ज़रूरी है। और मैं शुरू से ही एनिमल लवर था। आई न्यू कि मैंने MBBS नहीं करना, मैंने वेट्स में आना है। और शेरों से आपको पता है फैसिनेशन बचपन में हर किसी को होती है। एंड देन फाइनली आई गॉट द चांस। मैंने कहा नहीं, आई हैव टू डू इट। वेरी नाइस। ये इनके साथ फिर उन्स हो जाता है, एफिलिएशन ऐसी हो जाती है अपने पेशेंट्स के साथ जिसकी आप लाइफ बचा लें। बचपन में 1 दफ़ा 2 दफ़ा ट्रीट कर लें, वो भी आपको पहचानने लग जाता है, आप भी उसको पहचानने लग जाते हैं। तो वो जो बॉन्ड है ना, इट कीप्स मी मूविंग। लाइक कि मैं इनको देख रही हूँ, ये लॉयनस जो हैं, मुझे इनसे खौफ आ
आ रहा है। मतलब मैं इस वक्त जंगले के बिल्कुल इस पार खड़ी हूँ और मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं जंगला खोल के अंदर जाऊँ और मैं इनको हाथ लगाऊँ, टच करूँ। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आप जो आके इनको चेक करते हैं? इनके ऑब्वियसली जब आप चेक करते हैं, मैंने देखा है, मैंने इससे पहले आपने एक लायनेस को चेक कर रहे थे तो आप उसके मुंह के अंदर हाथ डाल के चेक कर रहे थे। मतलब खौफ कहाँ पे जाता है? मेरा सवाल ये, खौफ तो एक बुनियादी चीज है। आप जब रेगुलरली इसको कर रहे हैं ऑन द गो, तो फिर क्या कि आप इस चीज को ऑब्जेक्टिफाई कर लेते हैं। खौफ खत्म हो जाता है उस चीज के जो लॉजिस्टिक्स हैं, जो उसकी रियलिस्टिक अप्रोच है, आप फिर उस तरह से देख रहे होते हैं। आप इसको ये नहीं देख रहे कि हाय ला शेर है, आप ये देख रहे हैं कि इट्स अ पेशेंट, इसका ये मसला है, मैंने इसको ऐसे टैकल करना है। ये कोई नॉर्मल पेशेंट नहीं है, आप देख सकते हैं। तो ये आपको पहचानते हैं जब एक दफा आप इनका इलाज करते हैं ट्रीटमेंट करने के बाद? ये बहुत इंटेलिजेंट एनिमल है और ये हमेशा याद रखते हैं कि ओके इस बंदे ने मुझे तंग किया था बट मेरी तकलीफ खत्म हुई थी। ओके, दे गिव यू दैट मार्जिन कि अच्छा ठीक है आप आए इनके पास, इनको डील करें, इनको हाथ लगाएं, अनलेस यू डोंट डिसरिस्पेक्ट देम, वो आपको बहुत अच्छी मार्जिन दे देते हैं कि आप उसको ट्रीट कर सकें। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि लाइक कभी ऐसा वाकया हुआ हो स्टार्टिंग में, जब आप स्टार्टिंग में थे तो शेरों को संभालते हुए, क्योंकि शेर वैसे भी जंगल का बादशाह है, तो जंगल के बादशाह का जो डॉक्टर है, मैं समझती हूँ वो भी बहुत बड़ा बादशाह है। तो कभी आप जख्मी हुए हो? बहुत दफा। अच्छा, इट्स एन ऑक्यूपेशनल हैजर्ड और आई बिलीव कि जो बंदा कहता है कि मैं काम कर रहा हूँ और मुझे चोट नहीं लगी हुई, या तो वो काम नहीं कर रहा या वो झूठ बोल रहा है। तो इट हैपेंस, आई हैव स्कार्स ऑन माय लेग्स, ऑन माय बैक, क्योंकि देखें जब एनिमल नर्वस है आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते, और वो वैसे भी जंगली जानवर है। एग्जैक्टली, तो उसने अपने आप को डिफेंड करना है, उसका कसूर नहीं है। समटाइम्स हर बंदा मिस्टेक कर जाता है, कभी आपने उसको नहीं दी सेफ्टी मार्जिन या अपनी सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा, कभी वैसे ही मौका ऐसा मिल जाता है, केज टूट जाता है या रस्सी टूट जाती है, तो इट हैपेंस। आपकी बातें सुन के मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे खड़े होकर हमने पहले अपना खौफ खत्म किया है और कोशिश किया है कि इनसे दोस्ती करें, और अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि जानवरों से मोहब्बत करनी चाहिए। क्या पैगाम देंगे आप हमारे देखने वालों को कि जानवरों से मोहब्बत के हवाले से, जो आपकी एफिलिएशन है, जो आपकी मोहब्बत है? सबसे ज़्यादा मैंने फील किया है हमारी सोसाइटी में स्पेशली, वो ये लैकिंग है कि हम एनिमल से हमदर्दी नहीं करते। हमारी जनरल पब्लिक जो है, इट नीड्स टू अंडरस्टैंड कि वो जानवर है, उसकी साइकी क्या है, एंड आई वुड, द लास्ट मैसेज आई वुड गिव इज के उनसे प्यार करें, उनको समझें, उनसे हमदर्दी करें कि वो किस टर्मोइल से जा रहे हैं। बट शेरों से हमदर्दी कैसे करें? जैसे मैं आई हूँ और वो मेरी, अगर मैं अंदर जाती हूँ तो डेफिनेटली वो मेरे पे अटैक करेंगे। क्यों अटैक करेंगे? क्योंकि आप उनके टेरिटरी में इंफ्रिंज कर रहे हैं। अच्छा, वो अपने आप को डिफेंडिंग मोड में ले आते हैं। अब एग्जैक्टली लाइक कि अगर आप अपने घर में हैं, कोई चोर डाकू आ जाता है तो यू विल डिफेंड योरसेल्फ। उनको नहीं पता आप किस नियत से आ रही हैं, आप उनके एरिया में आ रहे हो, तो दे विल नीड टू बी ऑन अलर्ट कि अच्छा ये क्यों आ रहे हैं। सो आज के दिन पे आपका मैसेज सिर्फ ये है कि मोहब्बत करें, प्यार करें और बांटें, क्योंकि जानवर जो होते हैं उनसे भी इतना ही प्यार करना चाहिए, बहुत प्यारे होते हैं। फाइनली मैं केज में आ चुकी हूँ और मेरे दिल की धड़कनें मेरे हाथ में, बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्यों आई हूँ। फैजी मुझे लेकर आए हैं, मेरी टीम मुझे लेके आई है, मेरे प्रोड्यूसर मुझे लेके आए हैं। मुझे कुछ हुआ ना तो आप लोगों को मैं छोड़ूंगी नहीं। और बहुत प्यारी लाइनेस है ये, इसका नाम क्या है फैजी? ये टाइग्रेस है, इसका नाम है लारा। ओके, टाइग्रेस है, उसका नाम है लारा, और आप इसको प्यार कर रहे हैं। और अच्छा, मैंने बड़ी हिम्मत दिखाई है, अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे फील हो रहा है कि मैं नॉर्मल फील कर रही हूँ। हमारे कुछ टीम मेंबर्स हैं वो डर के बाहर ही खड़े हैं मेरी तरह, लेकिन कुछ 2-3 लोग मेरी टीम की वजह से मैंने इतनी हिम्मत की है कि मैं अब नाम है मेरा शहरबानो और प्यार से मुझे कहते हैं शेरनी। और एक शेरनी के पीछे इस वक्त बैठी हुई हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना डर खौफ ख़त्म करूँ, और ये सिर्फ पॉसिबल हो सका है मेरी टीम की वजह से और इस क्यूट शेरनी की वजह से। बहुत ही प्यारा मशगला है, लेकिन ये हम लोगों के लिए नहीं है। मैं सैल्यूट करती हूँ उन लोगों को जो इनको संभालते हैं, जो इनको प्यार करते हैं, जो इनको खाना देते हैं। जानवरों से प्यार करें, जानवरों से प्यार करना चाहिए। हाँ, खौफ होता है क्योंकि ये जंगली जानवर हैं, ह्यूज हैं, बड़े हैं, लेकिन ये है कि अपने इर्द गिर्द जानवरों का उतना ही ख्याल रखें जितना आप इंसानों का ख्याल रखते हैं, क्योंकि ये भी दिल रखते हैं। तो जी मैं तो सैल्यूट करता हूँ शहरबानों को, क्योंकि मुझे पता है उनकी जो हालत हुई होगी वहाँ पर, जो कैफियत उन पर उस वक्त तारी हुई होगी, वो तो छोटी सी बिल्ली आ जाए तो उसकी हालत हो जाती है, और ये अच्छे खासे शेरों के साथ वहाँ पर मौजूद रहना, तो यकीनन शहरबानों ने बड़ी दिलेरी दिखाई है। और फिर वर्ल्ड एनिमल डे चूँकि आज मनाया जा रहा है, तो इस हवाले से बड़ा ही शानदार पैगाम 2023 का जो इसका टाइटल रखा है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है जी।
कि ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल। तो आपके पास जिस तरह का भी जानवर हैं या अपने इर्द गिर्द आप जिस तरह के भी जानवरों को देखते हैं तो उनसे मोहब्बत करें, उनका ख्याल रखें। और यही है कि जी जानवर भी इंसानों की तरह मोहब्बत के भूखे होते हैं। मैं खुद एनिमल लवर हूँ, मेरे पास भी एक पेट है, तो बड़ा ही ज़बरदस्त होता है उनके साथ आपका जब एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। लेकिन उस कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जिस तरह से आप अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ प्यार मोहब्बत और शफकत से पेश आते हैं, इसी तरह से आप अपने इर्द गिर्द जो जानवर हैं अगर उनका भी ख्याल रखें तो यकीनन उन जानवरों की जो ब्रेन है उस पर एक पॉजिटिव एक असर पड़ता है और फिर वो भी एक हेल्दी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो नाजरीन, हम अभी यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे इंसानों की सेहत से मुतल्लिक। इंसान जो हैं वो किस तरीक़ाकार को अपनाते हुए एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बड़े ही दो प्यारे मेहमान एक्सपर्ट इस फील्ड के हमारे साथ सुनो पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे, तो आपने कहीं नहीं जाना, आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सेहत की। तो सेहतमंद रहने के लिए नौजवानों में फिटनेस कल्चर तेजी से फरोग पा रहा है। वर्जिश और जिस्मानी खूबसूरती का शौक सिर्फ नौजवानों तक ही महदूद नहीं है, बल्कि आजकल ये शौक हर उम्र के मर्द और खवातीन में देखने में आ रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फिटनेस ट्रेनर और एक्सपर्ट हाफिज खालिद मलिक। इनसे पूछेंगे जिस्मानी चैलेंजेस से निपटने के लिए एक्सरसाइजेज और विटामिन्स का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है। साथ ही साथ मारूफ माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर जरताश उमर साहिबा हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। उनसे भी जानते हैं कि कौन कौन सी ग़िज़ाएं खाने से हम फिट रह सकते हैं। तो वेलकम टू सुनो पाकिस्तान जी, कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। पहले जरताश साहिबा आपसे स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि जी ये बताइएगा कि फिटनेस कितनी ज़रूरी है। इसके बाद हाफिज साहब का भी इस पे कमेंट, फिर हम लोग आपकी जो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ है उस पर आ रहे हैं। फ़िटनेस तो वैसे सबके लिए ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक इंसान बहुत अच्छा रहता है, सेहतमंद रहता है, तो वो बहुत सारी बीमारियों से बच जाता है। क्योंकि आजकल आपको पता है कि दुनिया में पाकिस्तान इस वक्त दूसरे नंबर पे आ चुका है, जिसमें डायबिटीज़ जो है, शुगर की मसले, वो दूसरे नंबर पे है हमारी कंट्री में। और उसके बाद हमारे जितने भी दिल के अमराज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तेज़ी से, और वो सब हमारे जितने भी हैं फैट डाइट्स या हम जो बुरी डाइट्स ले रहे हैं, हम बैलेंस डाइट नहीं ले रहे, ये सब उसकी वजह से हो रहा है। क्योंकि बाकी फिजिकल एक्टिविटी तो फिर सेकंड नंबर पे आती है, या स्मोकिंग फिर थर्ड नंबर पे आ जाता है। फर्स्ट नंबर पे हमारी डाइटरी हैबिट्स हैं, तो वो नहीं होंगे तो ऑब्वियसली हम बहुत सारी बीमारियों का शिकार होते हैं। और कैंसर भी इसी तरह से चौथे नंबर पर है पाकिस्तान में। तो ये चीज़ें हैं कि ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अरूज पे जा रही हैं। और मैं आए दिन हर दूसरा बंदा ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में देख रही हूँ। शुगर और ब्लड प्रेशर तो हर किसी को हो गया। नॉन कम्युनिकेबल का मतलब है जो कम्युनिकेबल नहीं होती, या जैसे जो फैलती नहीं है, जिस बारे में जो फैलती नहीं है, कंटेजियस नहीं होती। जैसे पेंडेमिक्स आती है ना, कोविड है, वो कम्युनिकेबल है। ये नॉन कम्युनिकेबल होती हैं, वो आपकी अपनी गलती की वजह से हो रही होती हैं, वो नॉन कम्युनिकेबल होती हैं। मलिक साहब, कितना ज़रूरी है सर फिट रहना, और बिलखसूस आजकल के दौर में जब लाइफ इतनी फास्ट हो गई है? अजीम भाई, मेरा ख्याल है कि बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन आपने किया। ये तो ऐसे ही है जैसे आपने ये पूछ लिया कि ज़िंदगी गुजारने के लिए सांस कितनी ज़रूरी है, जीने के लिए सांस कितनी ज़रूरी है। देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर आप फिट नहीं है ना, तो फिर आप एक ज़िंदा लाश हैं। अगर आप फिट हैं तो आप अपने हालात से, बीमारियों से, अपनी लाइफ से, हर चीज़ से फाइट कर सकते हैं। आपका मेंटल हेल्थ तभी ही अच्छी रहेगी जब आपकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी हो। फ़िज़िकल हेल्थ के लिए सबसे पहले आपको अपनी डाइट पे नज़र रखनी पड़ेगी, अपने लाइफस्टाइल पे नज़र रखनी पड़ेगी, अपनी नींद पे नज़र रखनी पड़ेगी। बिल्कुल। उसके बाद ही जाके फिर आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी। जब मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो पूरी बॉडी का निज़ाम अच्छा होगा। हमने ये देखना है कि आज कौन कौन सी चीज़ें हमारी ऐसी कल्प्रिट हैं जो मेन जिस वजह से हम अनफिट हैं। बिल्कुल। आज बीमारियों का हम शिकार हैं, डायबिटिक है या हाइपरटेंसिव है, जितनी भी आजकल जोड़ों के अमराज देखें, हाँ जी, आर्थराइटिस है, ये जितने भी दर्दें, जितने भी प्रॉब्लम्स आजकल हैं, ये सब का सब हमारी अपनी डाइट की वजह से, ईटिंग हैबिट की वजह से है। हम आज बाहर पैसे खर्च करके मौत ख़रीद रहे हैं। इतना अनहाइजेनिक फूड हम खा रहे हैं कि हम जब खा रहे होते हैं सिर्फ ज़ुबान के चस्के की खातिर। आज हम चस्कों से बाहर नहीं निकल रहे। दुब्बा कढ़ाई भी डेंजरस होती है सर, बहुत डेंजरस होती है। उसकी वजह ये है कि दुब्बा कढ़ाई जो है वो अपनी ही चर्बी में बनती है। अब लोग कहते हैं जी चर्बी का नुकसान कोई नहीं है। देखिए, आप दुब्बा लवर हैं तो आप चर्बी के अगेंस्ट कभी नहीं बोलेंगे, ठीक है? तो हम तो वो बात करेंगे जो सबके लिए फायदेमंद नहीं होनी भी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, ऑयल जो है ना, सबसे पहले तो ऑयल आपकी मेमोरी को डैमेज करता है, आपकी स्किन को डैमेज करता है। आपकी जो प्रीमेच्योर एजिंग है आजकल जो बड़ी कॉमन है, उसकी वजह ही ऑयल है।
सर ये झुर्रियाँ, आपकी क्रोफीट्स, ये जो रिंकल्स हैं, ये लाफिंग लाइन है, आपकी ये जो फेस की देखें, आज लोग वक्त से पहले बूढ़े हो रहे हैं। हमारी ख़वातीन देखें, वो जवानी में 2 बच्चों की माएँ लग रही होती हैं। उसकी वजह यह है कि हम चस्कों से सर बाहर नहीं आ रहे। आप गोरों में जाके देख लें, 40-50 साल के बाद वो कहते हैं भी अब हम यंग हो गए हैं, जवान हो गए हैं। उनका एक लाइफस्टाइल है, उन्होंने ट्रेनिंग करनी, एक्सरसाइज करनी, फूड सप्लीमेंट्स लेने, प्रॉपर अपनी हर चीज़ की एक टाइमिंग है। हम जब खाने के लिए बैठते हैं तो हमें लगता है कल क़यामत, आज आखिरी दिन, ना कल पता नहीं दिन चढ़ना है कि नहीं चढ़ना, सी आज खा ले। सर मैं कहता हूँ देखिए, प्रपोर्शन इज कॉल्ड ब्यूटी, तनासुब खूबसूरती कहलाती है। आप अगर फिट हैं, हैंडसम हैं, खूबसूरत हैं, तो आप हमेशा सबको अच्छे लगेंगे। ज़रदार साहिबा से हम जरा एक बैलेंस डाइट का फार्मूला भी लेते हैं ना, उसके बाद आपने इतने फैंसी डिब्बे जो सामने रखे हैं, ये भी पूछेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं, बड़ी अच्छी लग रही है दिखने में, तो इसके बारे में डिटेल्स पे बात करेंगे। ज़रदार साहिबा ये बताइएगा कि आजकल के दौर में जब लाइफ इतनी फास्ट है और हम लोगों की तो आदत बन गई जी टीवी देखते हुए और स्क्रीन सामने और हम लोग खा रहे हैं, बच्चे से लेकर बड़े, कोई डिसिप्लिन लिए लाइफ में, डिनर लंच मिस हो रहा है तो मिस हो रहा है। सबसे पहले तो इसकी अहमियत कितनी है, कितना बैलेंस और डिसिप्लिन ज़रूरी है, फिर स्पेशली ख़वातीन के हवाले से कि उनकी डाइट प्लान कैसी होनी चाहिए ताकि वो एक हेल्दी लाइफ जो है वो गुजार सके। ठीक है, आजकल वैसे आज एक ट्रेंड चला हुआ है फैट डाइट और कीटो डाइट, जी बिल्कुल, जो करीना कपूर की डाइट है, कीटो डाइट। लेकिन अब आप करीना कपूर को देखें तो उसके चेहरे पे फ्रेशनेस नहीं है। आप लोग ये नोट करते होंगे कि शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल बट नाउ शी इज़ नॉट फ्रेश जैसे वो थी। तो ये कीटो डाइट और अल्कोहल कंजप्शन तो एक तो उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम कीटो डाइट और फैट डाइट्स पे जाते हैं, कीटो डाइट बेसिकली बनी है मिर्गी के मरीज़ों के लिए, ठीक है, और हमारा ये मिथ है कि हम वेट लॉस में यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही हम कीटो डाइट को छोड़ते हैं तो हम उससे डबल वेट गेन कर लेते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी उसको कहते हैं कि यो इफेक्ट में आ जाती है। जितना आपने लॉस किया होता है आप उससे डबल गेन कर लेते, क्योंकि यो कम्स डाउन, गोज डाउन एंड इट कम्स अप, तो आपके वेट के साथ भी इक्वल स्पीड, बिल्कुल इक्वल स्पीड के साथ। तो हमें ये चाहिए कि हम अपनी बॉडी को थोड़ा रेस्ट दें। हमने जो 2-2 साल का फ़ैट इकट्ठा किया हुआ है, अब हम चाहते हैं कि वो 1 महीने में कम हो जाए, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक होता है, हमारी टर्म है फर्स्ट इन एंड गोज़ एट द एंड, गोज़ आउट, ठीक है। फर्स्ट इन अर्लियर और बाद में बहुत जल्दी किसी चीज़ का बॉडी से बाहर जाना, तो वो फ़ैट है। फ़ैट बहुत जल्दी डिपॉजिट होता है हमारे बटक रीजन में, हमारे एब्डोमिनल एरिया में फीमेल्स में, और मर्दों में ज़्यादा होता है चेस्ट कैविटी में या एब्डोमिनल एरिया में। अब 2-2 साल से हम अपनी हैबिट्स को ठीक नहीं कर रहे होते, और फिर हम किसी डाइटिशियन के पास जाते हैं तो हम कहते हैं 1 महीने में हमें जी 10 kg कम चाहिए, और हमें आप जो मर्जी कहेंगे हम करेंगे, और करते भी हैं पेशेंट, पागलों की तरह करते हैं, 1 महीने में करते हैं। शादी जिस तरह फीमेल्स हैं, हमारी शादी है अगले महीने, और 1 महीने में हमें वजन कम चाहिए 15 से 10, लहंगा पहनना अच्छा लगे, बिल्कुल, चाहे वो लहंगा दोबारा कभी आए ना, ठीक है, लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल कि जिंदगी में दोबारा पहना जा रहा है। तो वो है कि फिर वो वाली हैबिट्स जो होती हैं, वो फिर आपको पता है शादी के बाद हार्मोनल इम्बैलेंसेस बहुत होते हैं, प्रेगनेंसी हो जाती है, फिर आपका वेट लॉस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रेगनेंसी में तो कोई आपको करने नहीं देगा। मतलब आपकी बात से जो मैं समझा हूं कि आपको जो लोग कीटो डाइट कर रहे हैं उनको ये नहीं करनी चाहिए, एग्जैक्टली, वो नहीं करनी चाहिए। उसका ये ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि कीटो में आप 80% फैट ले रहे हो, 20% प्रोटीन ले रहे हो, और कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल खत्म करते हैं आपने। तो उसके लिए आपको ये करना चाहिए कि आपको दिन में 3 टाइम फ्रूट्स लेने चाहिए, 4 to 5 टाइम वेजिटेबल्स लेनी चाहिए, अपना प्रोटीन का पोर्शन 3 to 5 टाइम्स रखना चाहिए, जिसमें आप चिकन है, मटन की मॉडरेशन भी ले सकते हैं, आप दालें लें, लोबिया लें, चने लें, ये बहुत अच्छा प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स भी दे रहे हैं। वो जैसे अभी मलिक साहब भी कह रहे थे कि हमारे सामने जब इस तरह का मजे वाला खाना आ जाए, मटन आ जाए, फिश आ जाए, तो हम लोग आखिरी खाना समझ के खाते हैं, तो उसका पोर्शन, अब घर में वेट मशीन तो नहीं हर वक्त सामने पड़ी हुई, तो उसको कैसे कैलकुलेट करें? हमारी जो पाम होती है ना, दैट इज 3 ounces ऑफ मीट, और वो हमारी एक टाइम की रिकमेंडेशन, तो हम इतना सजेशन, जो हमारी हथेली है, इसके साइज का मीट का जो एक पोर्शन है, वो आपने एक टाइम हम ले सकते हैं। इसमें कीमा है, चाहे आप चिकन का पीस है या बोटियां हैं, आप इतने पाम तक ले सकते हैं, और वो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो वो आप 3 टाइम लेंगे तो आप फुल फील करेंगे। और जिस तरह आपने बात की कि रात को बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं हमें, उसके लिए हमें अपने डिनर में प्रोटीन का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा रखना चाहिए। जैसे हम बॉइल्ड एग्स ले सकते हैं, ठीक है, उसकी हम एग वाइट्स ले लें, योक ना लें, तो एग वाइट्स भी बहुत अच्छा प्रोटीन हमें देती हैं। और साथ में आप कोई दाल रख लें, उसमें वेजिटेबल्स का कुछ पोर्शन रखें, कोई फ्रूट साथ में रखें, कोई चपाती रखें, मतलब हर फूड ग्रुप से थोड़ा थोड़ा पोर्शन अपना रखें, ताकि एक वो बैलेंस डाइट भी रहे
और आपको जल्दी भूख भी ना लगे, क्योंकि जब आप क्रेविंग में तभी जाते हैं जब आपका स्टमक एम्प्टी हो जाता है, जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है जी, मतलब हम लोगों को अपनी हेल्दी डाइट रखनी चाहिए और उसमें एक हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रोटीन ऐड करना चाहिए ताकि हम लोगों को जो मिडनाइट क्रेविंग्स है वो ना हो और हम और कीटो डाइट और फैट डाइट पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आप इससे बेहतर है इंटरमिटेंट फास्टिंग पे चले जाएं। ठीक है, मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे आऊंगा, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले मलिक साहब, ये जो फैंसी डब्बे सर हम सामने देख रहे हैं और इस बारे में प्रोटीन शेक्स, पोस्ट वर्कआउट, प्री वर्कआउट, फिर मिड वर्कआउट भी कुछ होता है, फिर वो चीज़ें। तो अब जैसे ख़वातीन को तो अच्छा दिखना है, शादी करीब है तो फौरी तौर पर स्लिम स्मार्ट होना है, लहंगा पूरा आ जाए, तो लड़कों को भी शौक है जी कि हम भी तरह डोले शोले बनाएं और जितना जल्दी, क्योंकि इस हवाले से भी बड़े इंपेशेंट होते हैं कि जिम गए हैं जी तो एक हफ्ते के दौरान बाजू थोड़े थोड़े चौड़े जो है वो जब तक नहीं आ रही वाइब तो मज़ा नहीं आ रहा जिम का। तो ये बताइएगा कि इनका इस्तेमाल कितना ज़रूरी है और ये किस हद तक आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में मददगार साबित होता है और क्या कोई साइड इफ़ेक्ट भी है इनका? अच्छा, कुछ मिथ्स बनी हुई हैं, पहले तो मैं वो क्लियर कर दूं। सबसे पहले ये है कि ख़वातीन प्रोटीन नहीं ले सकती। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल, ख़वातीन को लगता है हम लेंगी तो हमारे अंदर मसल डेवलप हो जाएंगे। हाँ जी, मस्कुलर हो जाएंगे। देखिए, ख़वातीन के अंदर हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, सही। मर्दों के अंदर होता है टेस्टोस्टेरोन, सही। जब एस्ट्रोजन होता है ना तो आपके मसल्स कभी भी नहीं बनते। अच्छा। ये प्रोटीन जो है, एक स्कूप में 24 ग्राम आप प्रोटीन लेते हैं, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, आपकी एज ज़्यादा है, कम है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सही। दूसरी मिथ ये है कि लोग कहते हैं कि इसको लेने से आपकी किडनी जो है वो ख़राब हो जाती है, सबसे बड़ा लीवर डैमेज हो जाता है। ये बिल्कुल फेक है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। देखिए, जब तक आप कार्ब, प्रोटीन और फैट्स, ये 3 चीज़ें अपने डाइट में ऐड नहीं करेंगे, आपकी जो मशीनरी अल्लाह ने बनाई है ये कभी भी अच्छा वर्क नहीं कर सकती। इवन आपका जो पोर्शन है, जो आप खाते हैं, उनमें भी ये तीनों चीज़ें ही बहुत ज़रूरी हैं। और ये जो प्रोटीन है ये 24 ग्राम आपको एक स्कूप में मिल जाती है, इजी टू डाइजेशन है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रखती है। वैसे आप चिकन में, फिश में प्रोटीन लेते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ा टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में उसको। तो ये है कि अगर आप इसको आफ्टर ट्रेनिंग, आफ्टर वर्कआउट लेते हैं, जैसे पोस्ट वर्कआउट लेते हैं, तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, चाहे आप बिगिनर हैं। मलिक साहब, हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, एक तो आपसे एक्सरसाइजेस भी हम पूछेंगे कि आप करके दिखाएं अगर ऑन साइड, जो हमें फिट रखें, और दूसरा एक और ये प्रोटीन शेक से रिलेटेड ही क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, ब्रेक से वापस आके मैं आपसे करूँगा। तो आप कहीं मत जाइएगा, हमारा ये सेगमेंट जारी है जी। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। और आज हम बात कर रहे हैं बड़े ही अहम मौजू पर कि आप सेहतमंद कैसे रह सकते हैं, कौन सी ग़ज़ा खाकर, कौन सी एक्सरसाइज करके। तो बग़ैर किसी तातुल के हम जाएंगे मलिक साहब आपकी तरफ। आप ये बताइए कि घर में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अब प्रोफेशनल लोग हैं, काम बहुत ज़्यादा है, टाइम नहीं मिलता जिम जाने का, तो घर में सिंपल डंबल्स के साथ और मैट के साथ कौन सी एक्सरसाइज की जा सकती है जिससे आप अच्छी शेप में रहें? आपको आपके बेडरूम में सिर्फ एक योगा मैट चाहिए, हाँ जी, और पेयर ऑफ डंबल चाहिए। पेयर ऑफ डंबल 3-4 एक्सरसाइज मैं आपको बता देता हूँ, वो सभी कर सकते हैं। बिल्कुल, आप बिगनर हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, वो सभी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। बेहतरीन। सबसे पहले हम इसको साइड डंबल करेंगे, सिंगल डंबल कर लेंगे। ये आर्म को हम ट्रेन कर रहे हैं बाइसेप के लिए। सही। इसमें थोड़ा सा आपने फॉरवर्ड बेंड होना है और अपनी मुट्ठी जो है इसको अपने हथेली को दबा के रखना और आपने जी ये जो कोनी है आपकी, ये लॉक रखनी है, सिर्फ आपका कोनियाँ लॉक रखनी है, लोअर आर्म जो है वो मूव होना चाहिए। बिल्कुल। और आपकी कोनियाँ जो है ना, ये आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। इसी को ही आप डबल भी कर सकते हैं, सेम। और ये कितने रैप्स, कितने सेट होने चाहिए? आपकी रेपिटेशन जो है 15 to 20 होनी चाहिए। सही। और आपके सेट्स जो हैं, नंबर ऑफ सेट्स जो हैं, ये 4 होने चाहिए। और ये 5 kg का डंबल है ये 5 kg का है, ये बहुत कम है। मैं मतलब तो इतना ही होना चाहिए, इतना नॉर्मल होना बिगिनर्स के लिए। बिगिनर्स के लिए आहिस्ता आहिस्ता देखिए ना, खवातीन को अगर हम 10 वाले डंबल पकड़ाएंगे तो वो अभी नहीं कर सकते, ऐसे ही है। तो यहाँ से स्टार्ट कर लें। तो जैसे जैसे वेट बढ़ता जाए, आपका स्टेमिना इंक्रीज होता जाए, वैसे वैसे आप अपनी वेट बढ़ाते जाए। ठीक है। जैसे ये देखिए, इसके साथ हम शोल्डर को भी ट्रेन कर सकते हैं। ये फ्रंट रेजिस डंबल है, इसमें आप शोल्डर को ट्रेन कर रहे हैं। इसमें भी आपने अपनी चेस्ट को लिफ्ट करना है, पेट को खींच के रखना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सांस को बिल्कुल रोकना नहीं है आपने। ठीक है। अच्छा मलिक साहब, ये सांस वाली जो है ना, ये बड़ी टेक्निक है। ये बताइएगा कि जब जोर लग रहा है आपका, तब ब्रीद इन करना है या ब्रीद आउट करना है?
अच्छा देखें, जैसे ही आपने डंबल को उठाया है, सही। यानी इस सिलसिले में आपने सांस को रोकना नहीं है। जैसे नॉर्मली अच्छा, वो flow के नॉर्मली साथ। सांस ले रहे हैं वो लेते रहना सही, आपने, सही, सही। क्योंकि ये ब्रीथ इन ब्रीथ आउट के चक्कर में ना फिर आप रह जाएंगे। हाँ, अब नॉर्मली time सांस out। लेते रहें, क्योंकि बिगनर को अभी इस बात की जल्दी समझ नहीं सही, आएगी। सही। तो इसके बाद ये है कि हम इसको साइड लेटरल भी कर सकते हैं। सही सही। ये सारे डंबल आप इजी टू, और ये शोल्डर्स, ये आपका फुल आर्म ट्रेन हो रहा है? ये शोल्डर ट्रेन हो Shoulder रहा है, train। शोल्डर है। सही। अच्छा, उसके बाद हम ये है कि ट्राइसेप को ट्रेन करना है, तो ये साइड डंबल हम करेंगे ट्राइसेप के लिए। ये राइट है, सेम इसी को ही हम ऐसे लेफ्ट करके, ये देखें। सही। और कितना वक्त दरकार है सर- माशाल्लाह ऐसी बाजू बनने में? मुझे वैसे ज़्यादा नहीं, बस 25 ईयर। बस 25 बस। मैं मिस्टर पाकिस्तान हूँ 2022 में ना। जी जी माशाल्लाह। अभी इंशाल्लाह एक वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी चल क्या रही है। बात है। आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह विन करेंगे। दुआएं पाकिस्तान हमारी का सर नाम आपके रोशन साथ करेंगे। हैं, दुआएं हमारी आपके साथ है, बस हमें भी इस तरह के बाजू बनवा दो। सिंपली सर, उसके बाद ये देखें, ये ना सिंपली ट्रेनिंग है, ये फोर आर्म के लिए आप कर सकते हैं। जी जी। ये फोर आर्म को अगर आपने ट्रेन करना है, अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं सर आपके फोर आर्म बड़े अच्छा, प्यारे ये जो हैं। आपने फुल आर्म अपनी ट्रेनिंग की बताई है इंक्लूडिंग शोल्डर्स, ये इक्वली है मेल एंड फीमेल बोथ? सबके लिए है। सही। और खवातीन को भी बता दें कि उनके डोले शोले नहीं बन जाएंगे, वो हाँ घबराएं ना। नहीं, इस डॉलर भी बनते हैं उनके, तो बिल्कुल ही नहीं बनेंगे, एक भी मसल सही, नहीं सही। बनना लेकिन उनकी फीमेल्स body का आर्म फैट होता है, वो लॉस हो में। जाएगा हाँ उससे। ये देखें ना, ये बड़ी प्यारी बात है, ये बात ठीक है कि आप जो फीमेल करती है ना डंबल के साथ एक्सरसाइज या वेट के साथ ट्रेनिंग, जी, जी। ये अपनी फैट को लॉस करने के लिए करती है, ना कि मसल डेवलप करने के लिए। सही सही। हम करते हैं मसल को डेवलप करने के लिए और फैट को लॉस करने के लिए। जी जी। हमारे दो पर्पस हैं, फीमेल का सिर्फ एक ही पर्पस होना चाहिए। स्मार्ट उनके माइंड में ये है, हम कार्डियो करेंगे तो वेट नीचे जाएगा, जब हम एक्सरसाइज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो फिर हमारे मसल्स बनेंगे। बिल्कुल मलिक साहब, ये आपने बड़ी बिल्कुल- अच्छी बात की। हमारे पास वक्त की कमी है, माजरत के साथ हम चाहते हैं कि मैम आप जल्दी से अगर ये भी बता दें कि इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात हो रही थी, जी जी। तो वो ये क्या है बेसिकली और क्यों लोग ये कर रहे हैं, और अगर ये कर रहे हैं तो कि अच्छा है, ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छी डाइट है? इंटरमीडिएट फास्टिंग बेसिकली ये है कि आपने कुछ ईटिंग विंडोज़ होती हैं, वो 12 घंटे की है, 14 घंटे की है, 16 घंटे की है। आपने उसको अपनी रूटीन में ऐसे एडजस्ट करना है कि आप रात 8 बजे से खाना पीना छोड़ दें सही। और सुबह 8 बजे फिर स्टार्ट कर दें, वो आपका 12 घंटे का फास्ट हो जाएगा। ठीक है, और जब फिर आप रात 8 बजे खाना पीना छोड़ेंगे और सुबह 10 बजे खाना पीना स्टार्ट करेंगे तो वो 14 घंटे का फास्ट है। और सही। अगर इसी तरह आप 12 बजे खाना पीना शुरू करेंगे तो 16 घंटे का फास्ट है। लेकिन खा कुछ भी सकते हैं? खा नहीं, ये नहीं है। अच्छा। फिर कुछ भी खाने नहीं है। फिर ये है कि आपने हाई प्रोटीन डाइट रखनी है, अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ऐड रखना है, 3 से 4 दफ़ा प्रोटीन लेना है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा रखने हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो आप ब्राउन ब्रेड लें, चपाती लें, चावलों को हफ्ते में 2 दफ़ा कर दें, इस सही। तरह से एडजस्ट कर लें। ठीक है, उस ईटिंग विंडो में आप सिर्फ 3 मील्स लें या 4 मील्स लें, लेकिन वो प्रोटीन रिच हों, ये वेजिटेबल रिच बेसिकली हों। वेट लॉस करने के ये लिए ना? वेट लॉस करने और या वेट को मेंटेन करने के लिए मेन एक इशू चीज़ ये मैं है। ऐड करना चाहूँगा, इसमें जूसेस पीना बंद कर दें, एग्जैक्टली, फ्रूट्स खाएं जितने हो सकते हैं। जूस में कुछ भी नहीं है सिवाय हाई ग्लूकोज के, वो सारा फाइबर लॉस हो जाता है जूस में। फाइबर लॉस हो जाता है, 15 मिनट बाद जूस सारा बॉडी से निकल जाता है। बिल्कुल जी, बहुत ज़बरदस्त बात की। और हमारे दोनों मेहमान आज यहाँ पर हमारे साथ मौजूद रहे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो नाजरीन हैं, जो देख रहे हैं इस वक्त, उनको यकीनन कोई फ़ायदा हुआ होगा। और तो अगेन मैसेज शॉर्ट और प्रिसाइज वो यही है कि डिसिप्लिन लेके आएँ अपनी लाइफ में, अपनी डाइट को बैलेंस करना सीखें। और बात वही है कि जी जो खाना सामने पड़ा उसे आखिरी खाना समझ के ना खाएं। आने वाली कई ज़िंदगी की बहारें, हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप सबको देखना नसीब फरमाए। तो अच्छी खुराक रखें, खुश खुराक रहें, लेकिन बड़ा ही प्रिसाइज और बैलेंस रख कर खाएँ। रात को कोशिश ये करें कि टाइम से खाना खाकर जो है वो सो जाएं, अपनी नींद पूरी करें, हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारें। सेहतमंद रहेंगे तो यकीनन ज़िंदगी ज़्यादा खुश होगी। तो आप आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। आप कहीं भी हों, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।